चंबा विभाग के माननीय विभाग संचालक डॉक्टर शिवदयाल जी, आर्थिक कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष, पूर्व उप निदेशक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर विनोद जी, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आत्मीय सज्जनों, मित्रों, आज का विषय रूटीन से हटकर है। आपने आज तक जितने विषय सुने होंगे, देश, समाज, परिदृश्य आदि आदि, लेकिन आज का विषय स्वास्थ्य विषय को लेकर के। स्वास्थ्य जीवन की प्रथम प्राथमिकता है, आवश्यकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हम सभी काम कर सकते हैं। चाहे पूजा करनी है, भोजन भी करना है, कोई भी काम करना है, स्वास्थ्य पहले नंबर पर हमें चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कोई भी अच्छा बुरा कोई भी मनुष्य काम करेगा, माध्यम शरीर बनता है। रुग्ण शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, खाना भी नहीं खा सकता। इसलिए हमारे जीवन की जितनी भी सारी बातें हैं, कहीं से भी घूम कर आइए, स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, इस पर केंद्रित है। स्वास्थ्य ठीक है तो जीवन की नैया भी आगे बढ़ती है, नहीं तो वहाँ भी अवरोध आते हैं। लेकिन एक विचार करने का विषय है। आज अगर हम देश का दृश्य देखें और हम अपना भी देखें, जितना अच्छा खाना हमारे बचपन में हमें मिलता था, आज मिलता है क्या? नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। जितना अच्छा खाना आज हमें मिलता है, उतना बचपन में मिलता था क्या? मुझे पता है, कभी हम चाय के साथ भी रोटी खाकर विद्यालय जाते थे, कभी सिलबत्ते से प्याज कूट कर भी रोटी खाते थे, शाम की सवेरे भी चलती थी। लेकिन आज घरों में, आम समाज में अच्छा खाना मिलता है। जितने योग्य डॉक्टर आज हमारे पास उपलब्ध हैं, पहले थे क्या? पहले तो इलाज के लिए विदेश में अच्छे जिनके पास पैसे हैं वो जाते थे। बाकी डॉक्टर योग्य पढ़े लिखे हमारे पास नहीं थे, दूर दूर मिलते थे। और इतना नहीं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर हॉस्पिटल का हमारे पास खड़ा है, आज थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद अच्छे स्तर के अस्पताल हमारे पास उपलब्ध हैं। टेस्ट करने के लिए चाहे एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, या और भी अत्याधुनिक मशीनें हैं, इतनी बारीकी से बीमारी का, शरीर का जांच करती है कि स्क्रीन पर सारी बीमारी आती है। डॉक्टर साहब बीमारी को निकाल कर बाहर कर देते हैं। खाना अच्छा मिलता है, डॉक्टर योग्य है, और हॉस्पिटल का तंत्र भी बहुत बड़ा अच्छा हो गया है, मशीनें अच्छी हैं। परंतु अस्पताल में जाते हैं तो लंबी कतार का सामना करना पड़ता है। और आगे जाएं, मानो शिमला, तो मेला दिखता है। और पीजीआई में डॉक्टर साहब के पास पहुंचना ही बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और दिनांक पर दिनांक बदलती रहती है। जिसका कोई परिचय नहीं है, उसका हाल तो पैसेंजर ट्रेन की तरह होता है। वो लेट होते होते 6-6 महीने लग जाते हैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचने में, पीजीआई जैसे। जब सब कुछ अच्छा है तो रोगी क्यों बढ़ रहे हैं? ये शासन के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, सारे तंत्र के लिए विचार करने का विषय है। उसी विषय पर आज हम विचार करेंगे कि रोगी क्यों बढ़ रहे हैं। इतना नहीं, घर के अंदर अगर हम विचार करें तो घर का एक बजट होता है। अनाज पर कितना है, दानों पर, सब्जी पर, फल पर, बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च आ रहा है। तो एक बजट और बनता है, आज के दिनांक में दवाइयों पर कितना खर्च है। और अधिकांश परिवारों में तो ऐसा देखने में मैं अनुभव करता हूँ, घर के रसोई के खर्चे से दवाइयों का खर्चा ज़्यादा हो गया। ये आम घरों की बात है, इसमें अमीरी गरीबी का कोई प्रश्न नहीं है। ये क्यों बढ़ रहा है, ये सबको विचार करने का विषय है। तो स्वाभाविक ही कहीं तो भटकाव है पूरे देश के अंदर। ये रुग्णता का ये विषय क्यों भीमकाय सामने खड़ा है, तो थोड़ा हम विचार करेंगे। आज हम देखते हैं हमारे घरों में माताएं हैं। हमारे समाज में एक वाक्य चलता है, दादी नानी का बटवा अथवा नुस्खे, ये पुस्तिका भी मिल जाती है। अर्थात कोई भी महिला
जब वो दादी या नानी, एक ही महिला है, 45 साल के आसपास इस अवस्था में आ जाती है, तो उसके पास इतना अनुभव होता था कि घर की रसोई में रखा हर मसाला, चाहे जीरा है, धनिया है, हींग है, अदरक है, हल्दी है, चाहे मग है, दालचीनी है, नमक है, ये औषधियाँ हैं, हमारे पूर्वजों ने खोजकर हमको दी। उसके बारे में उस माता का इतना अनुभव होता था, छोटी छोटी बीमारी घर में होती है, उसी से वो सबकी बीमारी को ठीक कर लेती। बच्चों का जन्म के लिए दात्री यानी वो दाइयाँ भी गांव गांव में उपलब्ध रहती थी, लेकिन आज बच्चे का जन्म होना है तो हॉस्पिटल, मृत्यु की बेला आती है तो हॉस्पिटल, ना जन्मभूमि मिलती है ना मरण भूमि मिलती है। 500 साल तक हमने संघर्ष किया प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान को प्राप्त करने के लिए। अर्थात मनुष्य के जीवन में जन्मभूमि का भी एक बहुत महत्व रहता है, लेकिन आज कुछ तो यहाँ से हट गया, भटकाव आ गया। आज माताओं की स्थिति क्या है? बेटियां इधर कुछ बैठे हैं तो कॉलेज आती है, पीजी कर लेती है, अनुभव करता हूँ कि भाई उनको खाना भी नहीं बनाना आता अच्छी तरह से, तो भोजन के बारे में क्या विज्ञान है वो तो दूर की बात रह जाती है। आज घरों में माताओं को भी भोजन का विज्ञान, ये अर्थ समझ में नहीं रहा, केवल खाना बना देना, कुछ भी खा लेना, ये नहीं है। तो एक शब्द है विरुद्ध आहार। ये विरुद्ध आहार क्या चीज है? यहाँ भी भटकाव आया हमारे को। जैसे पीतल का कोई कटोरा है, उसमें दही रख दीजिए, क्या आधे घंटे के बाद खाने लायक बचेगा क्या? उसमें कसैलापन आ जाएगा, जहर बन जाएगा और तबीयत खराब हो जाएगी अगर खा लेंगे तो। ये विरुद्ध है, अर्थात पीतल का खटाई के साथ कोई मित्रता नहीं है, इसको विरुद्ध बोलते हैं। उड़द की दाल है, बहुत अच्छी स्वाद लगती है, उसके साथ अगर उतना ही दही खा लिया जाए, उड़द की दाल और दही खाएंगे तो क्या होता है? कुछ बंधु जानते भी होंगे, आप अपना प्रयोग करके देखिए, बीपी चेक करिए, उड़द की दाल बनी हुई और दही खाइए, 15 मिनट नहीं लगेंगे, बीपी 20 से 25 डिग्री ऊपर चढ़ जाएगा। अनुभव करके देखिए। और शहरों में तो कभी दही बना, कभी मेहमान आ रहे हैं, उड़द की दाल सबसे स्वाद लगती है, घरों में आम खाते हैं और बीपी बढ़ता है। जिसका बीपी है वो भी यही खाते हैं तो बीपी और छलांग मारता है। तो फिर गोली शुरू करते हैं डॉक्टर, 4 बार खा लिया तो बीपी आ ही जाएगा। तो फिर बीपी की गोली जो है अपनी जगह शरीर में बनाती है, रेजिस्टेंस कम करेगी, इम्यूनिटी को भी करेगी, अपना जगह प्रभाव दिखाएगी गोली रेगुलर खाएंगे तो बीपी के पीछे शुगर आती है। ऐसे आदमी जो है बीमार अपने आप को समझ लेता है, बैठ कर भी करता नहीं आप। तो कुल मिलाकर ये बीमारी कैसे आई? खाने से आई। और बताता हूँ 1-2 समझने के लिए विषय। हम दूध लेते हैं, दूध के साथ नमक, प्याज, मूली, कटहल, मांसाहार, ये खाएंगे तो क्या होगा? तो स्किन के रोग आएंगे, दाद, खुजली, फोड़ी, खिंसी, सोराइसिस, फुलबेरी। सोराइसिस क्या है? चमड़ी खुश्क होती है, खुजली होती है, खाज करेंगे, घाव होने लगते हैं, जिसको कोड़ बोल देते हैं आगे चलकर। फुलबेरी भी जो सफेद चमड़ी हो जाती है, आज चाहे माताएं हैं, बेटियां हैं, फुलबेरी आम दिख रही है मेरे को चलते फिरते, वो भी कोड़ का एक दूसरा रूप है, वो आसानी से ठीक नहीं होती है। शायद ही कोई भाग्यशाली है जिसको ये हुआ रोग और वो ठीक हो गया है। हमारी बेटी या बेटा कितने भी सुशील गुणवान होंगे, लेकिन अगर चमड़ी ऐसी हो गई, आज की एक गंभीर चुनौती बनती है, उसके लिए रिश्ता खोजना ये आसान काम नहीं। लेकिन आम समाज इस बात को समझता नहीं है। आयुर्वेद कहता है भिंडी के साथ दही खाएंगे तो भी यही रोग आएगा, स्किन का रोग आएगा। करेले की सब्जी के साथ दही का कटोरा भी खाएंगे तो भी स्किन के रोग आएंगे। और इतना भी कहा है भिंडी और करेले की सब्जी दोनों को एक साथ खाएंगे तो भी यही रोग आएगा। लेकिन हमको जानकारी ना होने के कारण एक दिन में नहीं होता, धीरे 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 शरीर में रोग अपनी जगह बनाता है, फिर प्रकट होता है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, बेमेल विषय। इसलिए खाना सब अच्छा है, प्रकृति में बनी सब चीजें अच्छी है, किसके साथ क्या खाना है दादी नानी जानती थी। तो बच्चा विरुद्ध आहार की मांग करता था, हम देखते हैं वो आहार तो नहीं मिलता था, थप्पड़ मिल सकता था मुंह में, ये नहीं खाना है। शहद और घी बराबर मात्रा में खाएंगे तो जहर हो जाता। बुजुर्गों से सुना होगा
कांसे की थाली में रखकर शहद और घी बराबर खाएंगे तो एकदम मनुष्य मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। पिछले वर्ष चंडीगढ़ से एक समाचार छपा, 2 कॉलेज के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खूब आम खाए, फिर शिमला की बस में बैठ गए। बस में बैठते ही कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल पी ली, फिर दोनों बच्चे एकदम बेहोश हो गए और हॉस्पिटल में रास्ते में थोड़ा परमाणु के आगे छोड़े सवारियों ने और वहीं दोनों की डेथ हो गई। इसको बोलते हैं विरुद्ध आहार। तो ये ज्यादा तो नहीं बता सकता, आप सभी के पास गूगल है, मोबाइल है, उस पर एक शब्द लिखना विरुद्ध आहार और उस पर एक लंबी सूची आएगी। योग्य डॉक्टरों ने, विद्वानों ने डाल रखी है, उस पर अविश्वास करने की जरूरत नहीं, परंतु पहले अपने अपना अनुभव करिए, फिर लोगों को बताना चाहिए। राजीव दीक्षित का भी बहुत गहरा अध्ययन करते थे, उनका भी भाषण उसमें मिल जाएगा। इसलिए विरुद्ध आहार ये आज एक बहुत बड़ा बीमारी, अंदर नहीं, हम बाहर से लेकर वो बीमारी का रूप लेकर बाहर आती है शरीर से। इसलिए सभी घरों में माताओं ने विशेषकर, लेकिन आप भी जाकर के अपनी बेटी को, धर्मपत्नी को बताएंगे तो आपका शायद सिक्का नहीं चलेगा। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। वहाँ जाना, घर में चाहे नौजवान बेटी है, बहू है कि बेटी ऐसा है, वहाँ मैं गोष्ठी में गया था, एक शब्द मैंने सुना विरुद्ध आहार, तो ध्यान में तो नहीं आया, लिखो जरा गूगल में अपने, क्या लिखा है जरा पढ़िए। बोलेंगे इसके साथ ये खाना और इसके साथ ये नहीं खाना, तो जरा पढ़ो जरा क्या है। धीरे धीरे जिन्होंने रसोई संभालनी है, घर को संभालना है, वो पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये आ जाएगा। कल को घर में बोलेंगे इसके साथ ये बनाओ, तो आप ही ने बोला था इसके करने से ये बीमारी होती है, ये नहीं बनाएंगे। तो ऐसे ही सब चैप्टर पढ़ने, अलग अलग वीडियो भी हैं, सूचियां भी है, सूची निकालना, रसोई में लगाना और उसको फॉलो करेंगे। मैं विश्वास से बोलता हूँ 90% बीमारियां घर से बाहर चली जाएंगी। हम चाहते हैं समाज स्वस्थ होना चाहिए। इसी तरह से 3 दोष शरीर में रहते हैं, कफ, पित्त, वात। यह पित्त क्या है? गर्मी बढ़ जाती है। दोपहर के समय हम जानते हैं बच्चा जब मां के पेट में होता है तो उसको आहार नाभि से मिलता है, नाड़ी के द्वारा जुड़ता है नाड़ू से। ऐसे ही हमारी जो जठराग्नि है, खाना पचाने की शक्ति है, ज्वाला, वो सूर्य के साथ जुड़ी रहती है। सूर्य जब दोपहर को पीक पर रहता है तो जठराग्नि बिल्कुल पीक पर होती है। 12, 12:30 बजे एकदम पाचन शक्ति अच्छी होती है, उसमें खाया हुआ कुछ भी जल्दी हाजम हो जाता है। लेकिन जून का महीना है, दोपहर 12-1 बजा है और हम कॉफी पर कॉफी पीते जा रहे हैं, तो क्या होगा? हाथ पैर में जलन आ जाएगी, पेशाब में जलन आ जाएगी, पित्त बढ़ जाएगा, पित्त के रोग आने लगेंगे, एसिडिटी आने लगेगी। लेकिन सूर्य जैसे ढलने लगता है तो जठराग्नि वीक होती है। 5-6 बज गए, रात के 9, 10, 11, 12 जैसे गैस का चूल्हे का फ्लेम सिम पर चली जाती है 11 बजे, 12 बजे। उस समय कुछ भी खाएंगे तो लॉस तो 0 पर है, हजम नहीं होने वाला। परंतु शहरों में हम क्या देखते हैं? पहले घूमते हैं गर्मियों में, 10 बजे रसोई पहुंचते हैं, फिर खाना बनाने लगते हैं 11, 11:30 बजे, क्योंकि 8 बजे तो अंधेरा होता है, खाना खाते हैं। उस समय जठराग्नि तो कहाँ गई है? सिम पर चली गई है। उस समय खाया हुआ खाना पचेगा क्या? पकेगा नहीं ना, तो सड़ेगा, गैस पैदा करेगा, हजम नहीं होगा ठीक से, कब्ज भी हो जाएगी, क्योंकि हजम तो नहीं होगा ना टाइम से। इसलिए खाने के बारे में कहा है, रात का खाना 8 बजे से पहले हो जाए अति उत्तम, 8 के आसपास खा ही लेना चाहिए। 9 के बाद शर्मा के खाना चाहिए, नहीं तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि वीक हो गई। इसलिए लेकिन शाम हो गई, जठराग्नि कमजोर हो गई, उस समय अगर हमने आइसक्रीम, ठंडी चीजें, सलाद, दही, लस्सी, फल खाए, रात के खाने में खूब सलाद खाए, कई लोग खा रहे हैं, तो क्या होगा? जठराग्नि जो कमजोर हो गई, ऊपर से ठंडा पानी और डाल दिया तो और कमजोर हो जाएगी ना, हाजमा कमजोर हो जाएगा। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे नौजवान हैं रोटी नहीं खा रहे, बस जरा मोटापा ना हो जाए। मोटापा इसलिए हो रहा है कि खाया हुआ हजम नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे रोटियां कम कर दी और कईयों ने रोटियां छोड़ दी रात की, 2 फुलके पर आगे, निश्चित जल्दी ही बुढ़ापा आ जाएगा। शरीर में अगर खाएंगे नहीं, अन्न का कीड़ा है शरीर, उतना खाना जितना चाहिए, लेकिन खाना तो चाहिए। हाजमा कमजोर हो गया, उसको ठीक करना, पेनक्रिया को एक्टिवेट करना, ना कि खाना ही छोड़ देना, तो ये एक विचार करने का विषय है। रात को ठंडी चीज खाएंगे तो बात बढ़ जाता है,
बात के अब देखे बड़ी बंधु भी बैठे हैं, अनुभव करते होंगे, माता पिता सबके घर में है। जब हम सोए हैं कभी कभी टांग को हम सीधा खोलते हैं, नस फंस जाती है, हाथ ऐसे होने लगते हैं रात को। क्यों हो गए? रात को बात बढ़ गया क्योंकि खीरा खा लिया। खीरे के बारे में कहते हैं कि सुबह हीरा और रात को देता है पीड़ा। लेकिन हम रात को भी खीरा खाते हैं, मूली खाते हैं, सलाद फल खाते हैं, तो बीमारी तो होनी है। इसलिए रात को बात अपने आप बढ़ता है क्योंकि जठराग्नि सिम पर चली गई। सुबह सुबह कफ का मतलब बलगम नहीं है, नमी है, लेकिन सूर्योदय से पहले है। सूर्य जब उदय हो जाते हैं तो चाहे आप 4 रजाई ओढ़ लीजिए, लेकिन सूर्य आते ही जैसे करंट अर्थ कर जाता है, सूर्य अंदर की नमी को एकदम सोख लेते हैं, तो स्टूल टाइट हो जाएगा, तो कब्ज हो जाएगी। कब्ज का 90% कारण देरी से उठना है। जो बंधु भगनी देरी से उठते हैं, आज रविवार है, काम तो कुछ नहीं है, आराम से उठेंगे, लेकिन सूर्य भगवान तो कभी विश्राम नहीं करते, समय से आते हैं, तो कब्ज पड़ जाएगी अगर देरी से उठेंगे। इसलिए कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इसलिए इनकी वाइब्रेशन शांत रहती है, देवता कृपा करते हैं, वो तो है ही है, तभी कृपा होती है जब स्वास्थ्य ठीक रहता है। पेट साफ हो गया, दिन में काम करने को मन करता है। अगर पेट साफ नहीं हुआ, कब्ज रह गई, तो काम करने को मन नहीं करता, ना खा सकते ना कुछ काम कर सकते। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए तीनों दोष हमारे सम रहने चाहिए। नाड़ी व्याध क्या करते हैं? कफ पित्त वात को नाड़ी से देखते हैं, कौन सा ये ज्यादा उछल रही है, दो डिस्टर्ब है, 3 है, 1 है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कफ पित्त वात का, वो नाड़ी से देखते हैं। होलिस्टिक अप्रोच है उनकी। एलोपैथी ने आज के युग में बहुत तरक्की की है, लेकिन एलोपैथी की आंखें हैं टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी आती है, डॉक्टर उससे ऑब्जर्व करते हैं, अनुभव से भी देखते हैं। उसका भी देश के स्वास्थ्य में ठीक करने में बहुत बड़ा योगदान है। आरोग्य भारती सभी पैथियों का स्वागत करती है, जो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, नेचुरो है, फिजियोथेरेपी है, आयुर्वेद है, सभी या और भी कोई तरीका स्वास्थ्य को ठीक करने वाला है, सबका सारा लेकर हमारा समाज स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन ये जो कफ पित्त बात है, ये सही होना चाहिए। इतना नहीं है, हमारी जो शरीर की संरचना है अर्धनारीश्वर जैसी है। दाईं तरफ ये पुरुष की प्रकृति है, शिव है, और दूसरी ओर प्रकृति है, शिव पार्वती है। दोनों का एक दूसरे को नेत्र, इस हाथ से हम मुद्रा करते हैं ऐसे, ये जो मुद्रा है ना, ये भी प्रेशर है। प्रेशर देने से दाएं हाथ की मुद्रा बाएं हाथ पर, बाएं की दाएं पर, दोनों के मेल से शरीर स्वस्थ रहता है। हम देखते हैं कभी भी यज्ञ करते हैं तो 5 आहुतियां पहले देते हैं, प्राणाय नमः, अपानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः। पंडित जी आहुतियां दिलाते हैं, शायद उनको इसके बारे में बारीकी में नॉलेज होता भी होगा, नहीं भी होता, लेकिन कर्मकांड के नाते वो ये सबसे पहले देते हैं। हमारे शरीर में 10 प्राण रहते हैं, 5 मुख्य रहते हैं। ये अगर सही रहे तो हम स्वस्थ रहते हैं। एक भी प्राण डिस्टर्ब हो गया, उदान वायु, कंठ से ऊपर सब रोग आते हैं। हृदय यहाँ पर प्राण वायु है। मैंने देखा है, कोरोना का कालखंड था, जिसको वेंटिलेटर नहीं मिला, कंसंट्रेटर नहीं मिला, तो परेशान था। मैंने कहा प्राण मुद्रा लगाओ, उसकी कंसंट्रेटर की जरूरत चली गई। इससे ऑक्सीजन लेवल बूस्ट अप होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और कई रोग ठीक हो जाते हैं। यानी बिना दवाई से भी इस 5 प्राण को हम ठीक से अध्ययन करें, स्वस्थ रह सकते हैं। ये अभी का विषय नहीं, लेकिन मैंने कहा शरीर एक पूरा समग्र है, इसको भी समझना पड़ता है। ऐसे एक स्वर विज्ञान भी है, वो भी ऐसा ही है। कहीं व्याधि आई, कष्ट हुआ, बिना रोगी को हाथ लगाए उसके स्वर को समझकर हम ठीक कर सकते हैं। पूरे देश के अंदर ये परंपरा देश में विकसित थी। हमारे परंपरागत वैद्य नाड़ी देखते थे, नाड़ी देखकर वो इलाज करते थे देश में। लेकिन आज नाड़ी देखने वाले वैद्य, ये परंपरा लगभग अंतिम सांस गिन रही है। दूर दराज में कहीं कोई अच्छा नाड़ी वैद्य मिलता है, लेकिन एक दुर्भाग्य है, ये जो गुरु नाड़ी देखने वाले वैद्य हैं, अपना गुण किसी को बताते नहीं बताते, और कब बुलावा आ जाता है, वहां का चैप्टर वही बंद हो जाता है। तो भारत तो उसी विद्या से वंचित रह गया ना। इसलिए आरोग्य भारती ये भी चाहती है कि जो भारत की स्वास्थ्य प्रदान करने वाली जितनी पद्धतियां थी, उसका संरक्षण संवर्धन किया जाए, समाज में उसको भी प्रतिष्ठा प्राप्त हो।
इसलिए जब हम आरोग्य भारती का काम करते हैं तो परंपरागत जितने भी स्वास्थ्य को ठीक रखने वाले बंधु हैं, भगनियां हैं, या कोई दवाई देता है, देसी जॉन्डिस की दवाई देता है, कोई पीलिया की देता है, पथरी की देता है, और शिमला में मैंने देखा जॉन्डिस फैला था, पीलिया, और बहुत बुरा हाल था कुछ वर्ष पहले। तो IGMC है बड़ा हॉस्पिटल, जो तो दवाइयों पर रहे वो तो कई ऊपर चले गए, परंतु जिन्होंने वो देसी दवाई ले ली, मंत्र से ठीक करा लिया, वो ठीक होने लगे। और अनुभव तेज आया IGMC का डॉक्टर भी देसी दवाई लेने, क्योंकि स्वास्थ्य तो पहली प्राथमिकता ना, केवल ये तो नहीं है कि इसी से ठीक होगा, उससे भी ठीक होते हैं, लेकिन ऐसे भी करने लगे। एक घोड़ा चौकी के पास एक सज्जन है, 4th कर्मी है, 4th क्लास के, हमारे विवाह प्रचार के आजकल दिल्ली चले गए, शिमला में थे, तो उनको पथरियां थी 1.5 साल से, दोनों किडनी में दवाई वो ले रहे थे, परंतु ठीक नहीं हो रही थी। उस सज्जन का पता लगा, उन्होंने अल्ट्रासाउंड से उसका साइज देखा और 3 पुड़ी दी। 3 पुड़ी के मतलब पथरियां कहाँ गई पता नहीं लगा। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात बता रहा हूँ। इतना नहीं, हमारे मंडी में एक सरदार संतोष सिंह जी थे, 94 साल की उम्र में, हमारे पूर्व विभाग संघ चालक भी रहे, चले थे चौहाटा बाजार में, एक बाइकर आया बाइक वाला, उसने धक्का मारा, कुल्ले की हड्डी के कई टुकड़े हो गए, नहीं टूट गई बुरी तरह से। अब 94 साल में, अब प्लास्टर तो यहाँ चढ़ता नहीं, ऑपरेट भी करते नहीं है डॉक्टर, तो घर में ले आए, परंतु जंजाली एक जगह है, वहाँ पुश्तैनी परिवार है जो हड्डियों को ठीक करता है। वो आए, सप्ताह में 2 बार आते थे, खाने को दवाई, लगाने का लेप देते थे। 4 महीने के बाद बिना लाठी से चलने लायक बना दिया। हड्डी टूटने से डॉक्टर साहब कहते हैं फैट्स निकलते हैं और खून गाढ़ा होता है तो हार्ट पर भी प्रेशर आता है, उससे भी बचा लिया और चलने लायक बना दिया। मेरी अपनी बहन उधर लुधियाना में प्रथम डिलीवरी थी, हवा लग गई क्या, कोमा में चली गई, डॉक्टर ने कहा अब नहीं बचेगी और ले जाइए, सेवा करिए, घर में ऐसे थी फेंकी। तो लोग इकट्ठे हो रहे थे, कब अब इसका समय आ जाएगा। एक गांव के वैद्य आए, उन्होंने कहा मैं नब्ज देखूं इसकी, देखिए क्या दवाई लाऊं, दवाई दूं, दीजिए। वो तो कुछ और सोच रहे थे, कहीं से ले आए, जैसे लक्ष्मण ले आए थे बूटी, और उन्होंने वो दवाई डाली इसके मुंह में, थोड़ी देर रंग बदलने लगा चेहरे का और आंखें खोल दी। आज उसका परिवार है। एक बिलासपुर में हमारे धर्मपाल जी हैं, परिवार प्रबोधन हिमाचल के, अभी भी उनके पास यही दायित्व है। घर से दनों से चले शिमला की ओर, पत्नी दूसरी की, और वो ड्राइवर की, वहाँ कोबरा बैठा था, वो कोबरा ने जाकर उधर पैर में काटा और वहीं बेहोश हो गई, इतना खतरनाक सांप था। बिलासपुर हॉस्पिटल में 12 इंजेक्शन कोबरा के लगा दिए और कोई ठीक नहीं हो रहा। तो भराड़ी के अंदर एक सांप का जहर मंत्र से उतारते हैं हरिमोहन गौतम, मणिमेश में भी वो लंगर लगाते हैं, जहाँ भगवान शिव का होता है वहाँ जाते हैं। तो उनका नंबर लग गया, ऐसा हो गया, उनका मोबाइल कान में लगा दो पेशेंट के, लगा दिया, वहीं से जहाँ थे मंत्र पड़ा, डॉक्टर देख रहे थे पेशेंट तो डूब रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से, और धीरे धीरे चेंज आने लगा और वहीं आंखें खोल दी। मैं उनके घर गया तो कामरूनाथ की जाने की पूरा परिवार तैयारी कर रहा था, स्वस्थ हो गई। अर्थात भारत में कई लोग कहते हैं ना मंत्र चिकित्सा, जड़ी बूटियां आदि आदि, और आज के युग में एक वातावरण बना दिया। ठीक है, अनुभव होना चाहिए, लेकिन अनुभव ये होता है कि रोग ठीक होता है कि नहीं, तो कहीं तो झोला छाप बोलते थे। लेकिन आज के युग में भारत सरकार, दिल्ली में भी मैं देखता हूँ, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा एम्स जैसा एक अच्छा खड़ा हो रहा है, जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ थी लुप्त हो रही है, उसको भी उजागर कर रही है। तो सभी व्यक्तियों से समाज स्वस्थ होना चाहिए, ये विषय है। तो आरोग्य भारती ऐसे भी बंधुओं को बिल्कुल उस विद्या को संभाल कर रखने की बात करती है।